मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन। पहले तो हम यह जान लें कि सहसंबंध होता क्या है। जब दो या दो से अधिक चलराशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग अच्छी है, तो उसका आगे चल के उत्तीर्ण प्रतिशत भी अच्छा ही होगा। और या फिर हम इस प्रकार भी कहें कि अगर किसी बच्चे को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर उसकी मैथ अच्छी है तो वह फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छा होगा। फर्ग्यूसन 1966 के अनुसार द स्टैटिस्टिक्स दैट describe the degree of relation between two variables is called the correlation coefficient, यानी कि वह सांख्यिकी जो कि दो परिवर्तियों के मध्य सहसंबंध की मात्रा का वर्णन करे सहसंबंध गुणांक कहलाती है। ओके, तो अब हम आते हैं सहसंबंध के प्रकार पे। सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक सहसंबंध यानी कि क्वांटिटेटिव कोरिलेशन और गुणात्मक सहसंबंध यानी कि क्वालिटेटिव कोरिलेशन। मात्रात्मक सहसंबंध तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक पॉजिटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन और लास्ट आता है शून्य सहसंबंध यानी कि जीरो कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम धनात्मक सहसंबंध के बारे में जानते हैं। तो धनात्मक सहसंबंध जब पहली चलराशि के बढ़ने से दूसरी चलराशि बढ़ती है या पहली चलराशि के घटने से दूसरी चलराशि घटती है। ठीक इसके विपरीत जब दूसरी चलराशि के बढ़ने से पहली चलराशि बढ़ती है और दूसरी चलराशि के घटने से पहली चलराशि घटती है। या हम यूँ कहें कि जब दोनों चलराशियाँ एक ही दिशा में गति करती हैं तब इन दोनों चलराशियों के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक वृद्धि बढ़ती है, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि भी बढ़ती है और जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि घटती जाती है मानसिक वृद्धि भी घटती जाती है। तो यहाँ पर शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया गया है, यह हम चित्र में देख सकते हैं। अब आता है ऋणात्मक सहसंबंध यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये जब पहली चलराशि के बढ़ने से दूसरी चलराशि घटती है और पहली चलराशि के घटने से दूसरी चलराशि बढ़ती है। या हम यूँ कहें कि जब दूसरी चलराशि के बढ़ने से पहली चलराशि घटती है या और दूसरी चलराशि के घटने से पहली चलराशि बढ़ती है। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब दोनों चलराशियाँ विपरीत दिशा में गति करती हैं तब इन दोनों के मध्य नेगेटिव कोरिलेशन यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यहाँ हम डायग्राम में मैम स्क्रीन हाँ स्क्रीन मैंने किया हुआ है, देखो नेगेटिव कोरिलेशन नहीं दिख रहा? नहीं मैम, डायग्राम वाला। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जा रही है गति घटती जा रही है। तो जिस प्रकार शुद्धता बढ़ेगी गति घटेगी और जिस प्रकार गति बढ़ेगी शुद्धता उतनी ही घटती जाएगी। यहाँ हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारी गति जितनी अधिक होती है हमारी लिखावट में अशुद्धियाँ उतनी ही अधिक पाई जाती हैं और हमारी गति जितनी, और अगर हम देखें कि हमारी राइटिंग में जितनी भी शुद्धता पाई जाती है वह हमारी, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी गति उतनी ही धीमी रही होगी। तो इस प्रकार गति व शुद्धता इन दोनों में ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया है। अब आता है जीरो कोरिलेशन यानी कि शून्य सहसंबंध। तो इसमें कहा गया है कि जब पहली चलराशि के बढ़ने और घटने का प्रभाव दूसरी चलराशि पर ना पड़े, इसी प्रकार जब दूसरी चलराशि के बढ़ने और घटने का प्रभाव पहली चलराशि पर नहीं पड़ता है तब हम इसे शून्य सहसंबंध कह सकते हैं। जैसे कि जब पास परसेंटेज और इकोनॉमिक स्टेटस में शून्य सहसंबंध पाया गया है क्योंकि हम IQ लेवल का इफेक्ट आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ता है और आर्थिक स्थिति का इफेक्ट IQ लेवल पर नहीं पड़ता है। तो इन दोनों चलराशियों में शून्य सहसंबंध पाया गया है। अब आते हैं गुणात्मक सहसंबंध, जिसमें दो प्रकार के सहसंबंध आते हैं, रेखीय सहसंबंध, वक्रात्मक सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध की डेफिनेशन वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसके सूत्र सहसंबंध गुणांक की गणना करने में उपयोग हुए हैं। रेखात्मक सहसंबंध में हम
प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इसी प्रकार वक्रात्मक सहसंबंध में स्पीयरमैन श्रेणी क्रम विधि का उपयोग किया गया है, जिसका सूत्र है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता यह बताई गई है कि किन्हीं दो परिवर्तियों के मध्य स्थित सहसंबंध की मात्रा तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि दो परिवर्तियों के मध्य या तो धनात्मक सहसंबंध होगा या ऋणात्मक सहसंबंध होगा या शून्य सहसंबंध होगा। तो इसमें कहा गया है कि दो परिवर्तियों के मध्य वह उसके स्वरूप को स्पष्ट कर देता है कि उसमें कौन सा कोरिलेशन पाया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आता है सहसंबंध विधि के द्वारा हम पूर्व कथन भविष्य कथन कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी है तो हम यह गणना कर सकते हैं कि यह आगे चलकर या तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है या यह एक मॉडल बन सकता है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यदि उसकी चित्रकला अच्छी है या ड्राइंग उसकी अच्छी है तो यह जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में भी अच्छा ही होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि शैक्षिक मार्गदर्शन में भी सहसंबंध का बहुत उपयोग है। जैसे कि हम कह सकते हैं, हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया है कि अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और वह हेल्पफुल है तो हम ये कह सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, नेवी ज्वाइन करनी चाहिए या एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है परीक्षण की वैधता ज्ञात करते समय भी सहसंबंध विधि का उपयोग हुआ है। और फिफ्थ पॉइंट है कि परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करते समय भी सहसंबंध विधि का उपयोग हुआ है। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सोनिका वंस अगेन कोरिलेशन पे प्रेजेंटेशन देने के लिए। और सेकेंड ईयर में यहाँ पर कितने बच्चे हैं? एक ही दो हैं शायद। तो एनीवे सेकेंड ईयर वालों को भी थोड़ा बहुत ये सहसंबंधात्मक विधि जो है इसके बारे में कुछ तो आइडिया होगा। और एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, जो हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसके सबसे करीब जो है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो उसको सबसे ज़्यादा फुटेज मिलता है। लेकिन कई सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में लाकर उनको स्टडी नहीं कर सकते, हम उनको घटित नहीं करवा सकते लेबोरेटरी में। तो वो हो रहे होते हैं, वो जिस फॉर्म में हो रहे होते हैं हमको उसी फॉर्म में मेज़र करके फिर भी कुछ ना कुछ किसी दूसरे चर से उसका संबंध है या नहीं ये पता लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए अभी आपका ये साइक्लोन वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो कुछ मौसम की कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेबोरेटरी में वो वाली मौसम की कंडीशन उत्पन्न कर लो और फिर उसके बाद उसका पता लगा लो कि अगर ऐसा मौसम बनेगा तो इस तरह का इफ़ेक्ट पाया जाएगा। तो ये जो कार्य और कारण का संबंध है इसको हम हमेशा लेबोरेटरी में उत्पन्न नहीं कर सकते। तो फिर हमें करना क्या पड़ता है कि वो अगर ऑकर हो रही हैं तो हमको उन्हें मेज़र करके फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कोई एक चर हैपन हो रहा है, कोई एक वेरिएबल घटित हो रहा है प्रकृति में, या अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर में, तो दूसरा बिहेवियर भी उससे किस तरह से संबंधित है। तो ये एक के घटने से अगला वेरिएबल घट रहा है या बढ़ रहा है या संबंधित ही नहीं है, ये जो रिलेशन का पता चलता है हमें, ये हमें सहसंबंध से पता चलता है। और सहसंबंध को हम अगर उसको तोड़ के देखें तो दो शब्दों से मिला हुआ है, सह और संबंध, कि इनका साथ में कोई लेना देना है या नहीं है। और जब हम कोरिलेशन में ज़ीरो कोरिलेशन की बात करते हैं, शून्य सहसंबंध, इसका मतलब सहसंबंध एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से मतलब ही नहीं है। कोरिलेशन, उसको इंग्लिश में उसका वर्ड होता है कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में भी वही को मीन्स टुगेदर और रिलेशन मीन्स संबंध, ठीक है। तो अभी जो सोनिका ने एग्जाम्पल्स दिए उसमें जैसे एक एग्जाम्पल हमें याद आ रहा है कि गति और शुद्धता वाला। तो जैसे जैसे लिखने की आपकी स्पीड बढ़ी, वर्तनी की मिस्टेक्स ज़्यादा होने लगी, तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ शुद्धता घट गई। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ में दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाए, जैसे कि पढ़ाई में आपने घंटे अपने आवर्स मेहनत करना ज़्यादा शुरू कर दी, तो आपका जो क्लास परफॉर्मेंस है, आपका रिजल्ट में स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। और कोई ऐसे वेरिएबल जिनके बीच में कोई संबंध ना हो, वो कैसे?
जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है, कि कॉलेज में आपकी अटेंडेंस और ऐसा कोई वेरिएबल बताओ जिसका इससे कोई संबंध ना हो, या कोई भी दो ऐसे वेरिएबल जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। आपके कपड़ों का कलर और आपका क्लास में परफॉर्मेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन दोनों को एक दूसरे से, है ना। तो इस तरह का ये बिल्कुल बेकार सा एग्जाम्पल है, लेकिन इस तरह के कई सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा रिलेशन पाया जाता है, जिनमें रिलेशन पाया ही नहीं जाता, एक दूसरे से संबंधित ही नहीं होते हैं। अच्छा, ये जो कोरिलेशन है, इसको निकालने के आपको मेथड्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाए गए होंगे, कोरिलेशनल मेथड उसमें आपका था, तो उसमें आपको कोरिलेशन निकालने की विधि बताई गई थी। तो अब ये कोरिलेशन जो है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से 1, ये हो गया पॉजिटिव वाला, और जो नेगेटिव वाला है वो 0 से -1। ठीक, तो अगर -1 कोरिलेशन है किन्हीं दो चरों के बीच में, तो एक ज़रा टेक्निकल चीज़ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका जो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले एग्ज़ाम उस तरह में भी आते हैं, और बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है ये, कि जैसे मान लीजिए किन्हीं दो चरों के बीच में -1 का कोरिलेशन पाया जा रहा है, तो ये बहुत अधिक सहसंबंध है या बहुत कम सहसंबंध है? कोई बच्चा आंसर करे। -1, थर्ड ईयर आंसर करो। अंशिका क्या बोल रही हो? अभी रिपीट करती हूँ, अंशिका कुछ बोल रही है, बोलो अंशिका। सहसंबंध तो अधिक है पर विपरीत है। हाँ, सहसंबंध बहुत अधिक है लेकिन विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब सीधा सीधा वो नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब एक वेरिएबल जितना इस डायरेक्शन में बढ़ा जा रहा है, जितना बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल उतना ही घट रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए, फिर से मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन, उसमें आप मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला सहसंबंध सबसे अधिक है। डिजिट्स नोट करो जो हम बोल रहे हैं। 0.02, ठीक, -0.50, 0.80, -0.02। इसमें से ये 4 डिजिट आपने नोट करी, 0.02, -0.50, 0.80 और -0.02। अब मुझे बताओ ज़रा, इन सारे कोरिलेशंस में सबसे बड़ा कोरिलेशन कौन सा है? बताओ कोई भी। -0.50। ये किसने बताया? कृति ने बताया। और कोई? और कोई? मैम लिख नहीं पाया। फिर से लिखो। 0.02 -0.50, फिर अगला 0.80, फिर अगला -0.02। लिखा? और कोई बच्चा बताओ। मैम 0.80 बड़ा होगा। 0.80 ही हमें लग रहा है। अच्छा, लग रहा है, कंफर्म नहीं हो? नहीं, हम कंफर्म है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैम वही बड़ा है। 0.80, ठीक। अब मुझे बताओ ज़रा, दूसरा क्वेश्चन इसी में, यही जो डिजिट्स लिखी हैं कि 0.02 और -0.02, इन दोनों में से कौन सा कोरिलेशन बड़ा है? सहसंबंध बताना कौन सा बड़ा है, संख्या नहीं बताना है, कोरिलेशन कौन सा बड़ा है। 0.02, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये कोरिलेशन जो है, इसमें ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह हम लगा रहे हैं, वो सिर्फ उसकी दिशा बताने के लिए। अमृता कुछ बोलने वाली हो क्या? नहीं, मैं बोल रहे थे, आप नहीं बोल। अच्छा, अब नहीं बोलना है। तो ये समझ में आ रहा है कि कोरिलेशन में ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह लगा है, जब हम लोग ने बीजगणित में पढ़ा था, अलजेब्रा में जब हमने पढ़ा था, तब उसमें ये क्या बता रहा था? तब ये आपको
ये बता रहा था, उसका प्रमाण बता रहा था कि छोटी संख्या हो गई कि बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन जो है आपको कोरिलेशन में ये सिर्फ दिशा बता रहा है, ठीक। तो ये जो 0.02 का कोरिलेशन है माइनस 0.02, ये दोनों अगर कोरिलेशन के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखे जाएं तो दोनों ही बराबर हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कोरिलेशन आपका जब 0.50 से ऊपर होता है तभी हम उसको बढ़िया अच्छे कोरिलेशन की श्रेणी में मानते हैं, उससे नीचे वाले काफ़ी कम। और ये जो आपका, जो हमने आपको एग्जांपल में 0.02 बताया, ये एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम नगण्य समझ लीजिए, क्योंकि ये ज़ीरो के बहुत करीब है ना। तो एक ये चीज़ देखनी रहेगी। अच्छा, अगर हम लोग सोनिका के प्रेजेंटेशन की बात करें तो सोनिका ने लास्ट में बताया था कि कोरिलेशन के जब उपयोग बता रही थी कि ये जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है ना, वैधता और विश्वसनीयता, परीक्षण के संबंध में हमने इसको देखा है, वैधता और विश्वसनीयता को, तो ये भी कोरिलेशन के टर्म्स में मेज़र की जाती है। तो अगर आप लोग को याद हो, सेकेंड ईयर वालों को भी मैं बोल रही हूँ, और थर्ड ईयर वाले इस चीज़ से थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि टेस्ट वगैरह कैसे बनते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं, कि इसमें जो रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता, हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी टेस्ट है। हाँ, अंशिका कुछ बता रही हो? हाँ, तो अगर रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई टेस्ट है, अगर वो आप उससे आज मेज़र करिए तो जिस तरीके का वो स्कोर दे रहा है, कुछ दिन बाद मेज़र करिए तो वैसा ही स्कोर देना चाहिए, ठीक है। तभी हम उस पर भरोसा कर पाएंगे कि ये नहीं कि हर बार एक ही चीज़ की अलग अलग रीडिंग दे रहा है। अगर आप में इंटेलिजेंस अच्छा है तो आप आज भी बुद्धिमान होने चाहिए और 10 दिन बाद भी बुद्धिमान ही होने चाहिए। 10 दिन बाद ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये किसी स्केल की रिलायबिलिटी बताती है। अब इसको हम पता करने के लिए करते क्या हैं और कैसे उसमें कोरिलेशन का यूज़ करते हैं, तो हम उसमें कुछ मेथड्स होते हैं। तो उसमें दो बड़े सिंपल से मेथड हैं। एक होता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, और एक होता है आपका स्प्लिट हाफ मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, टेस्ट रीटेस्ट मेथड में कि एक ही स्केल पर आपके स्कोर ले लिए गए, फिर कुछ दिन बाद, मोस्टली 15 डेज़ बाद, फिर उसी स्केल पर स्कोर लिए जाते हैं। इस तरह से कई सारे इंडिविजुअल्स के स्कोर ले लिए जाते हैं। मान लीजिए पूरे बीए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर को मिला के हमने कोई हम नया टेस्ट बना रहे हैं और उस पर हमने एक बार स्कोर ले लिया, हम देखना चाहते हैं हमारा टेस्ट विश्वसनीय है कि नहीं। फिर हमने 15 दिन बाद फिर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कंबाइंड क्लास बुलाया और उनको फिर से वही टेस्ट दे दिया। अब हमारे पास 2 सेट ऑफ स्कोर्स आ गए। तो जो पहले टेस्ट करने के बाद जो स्कोर आए थे उनको हमने बोला x, जो बाद में टेस्ट करने के बाद स्कोर आए थे उनको हमने बोला y, और दोनों के बीच में हमने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया बढ़िया फटाफट, जो पियर्सन मेथड देकर गए हैं। प्रोडक्ट मोमेंट r फर्स्ट ईयर में ही आप लोग को निकालना सिखा दिया गया, और उसका कुछ स्कोर आ गया, मान लीजिए आ गया 0.75, दोनों में सहसंबंध पाया गया 0.75, ठीक है, ये वाले में और ये वाले में। और ये कैसा सहसंबंध है, पॉजिटिव सहसंबंध है, ठीक। तो अब ये जो चीज़ है आपकी पॉजिटिव ही, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें रिलायबिलिटी में पॉजिटिव आना चाहिए, और वैलिडिटी में देखो कुछ इस तरह का मेज़र होता है। जैसे मान लीजिए ये तो रिलायबिलिटी की बात होगी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन अगर आया तो इसका मतलब कि आपका जो टेस्ट है वो वैलिड है, आप कुछ दिन बाद टेस्ट कर रहे हो वैसे ही स्कोर आ रहे हैं। और स्प्लिट हाफ में उसी के आइटम्स को आधा आधा बांट के उनमें XY स्कोर बना के उनको कर लिया जाता है। वैलिडिटी में क्या होता है कि जब हम ये पता लगाना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो स्केल है वो वही नाप रहा है जिसको नापने के लिए बनाया गया कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका स्केल जो है वो आपने ऐसा स्केल बनाया जो ये पता लगा लेगा कि इंसान के अंदर चोरी करने की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है। अब हम ये मेज़र करना चाह रहे हैं कि इसकी वैधता हमको पता लग जाए। अब वैधता पता लगने के लिए कोई स्केल ही नहीं ऐसा बना है जिससे हम कंपेयर कर पाएँ, बड़ी मुश्किल। तो अब हम कैसे निकालेंगे कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन निकालने के लिए हमें तो 2 स्कोर चाहिए भाई, एक X स्कोर चाहिए, Y स्कोर चाहिए। चाहे आप, हाँ अंशिका बोलो, अंशिका जब भी तुम्हारा माइक ऑन होता है मुझे लगता है तुम कुछ बोलने वाली हो। लो आवाज़ ही ठीक से नहीं आ रही है। एनीवे चलो, कोई क्वेश्चन हो तो भेज देना, इस पर व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हाँ, हम ये बता रहे थे कि अब मान लो हमें ये मेज़र करना है कि किसी की व्यक्ति के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति कितनी है, और अब हमें कोई
अब हमने स्केल अपना बना लिया, आइटम तो बना लिए, लेकिन अभी हम ये वैधता गुणांक उसका हम नहीं निकाल पाए, हम ये नहीं समझ पाए हैं कि किससे हम इसको कंपेयर कर लें जो हमें पता चल जाए कि ये चोरी करने के व्यवहार को ही माप रहा है कि नहीं पता चल पा रहा है। ठीक, लेकिन हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो हमें ये पता चल गया कि ऑनेस्टी का जो बिहेवियर है, ईमानदारी का बिहेवियर, उसको मेज़र करने वाला स्केल बना है। ठीक, तो अब आप देखो, ये ईमानदारी का व्यवहार और चोरी करने वाला व्यवहार, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, और अगर हम सहसंबंध के टर्म्स में देखें तो अगर चोरी करने का व्यवहार अधिक है तो इसका मतलब ईमानदारी कम होगी, और इसका उल्टा, अगर ईमानदारी अधिक होगी तो व्यक्ति चोरी कम करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम इसको कोरिलेशन के टर्म्स में देखें तो इसमें नेगेटिव कोरिलेशन पाया जा रहा है। ठीक है, तो जब हमें वैलिडिटी पता करना होता है, और अधिक होगा, नेगेटिव और अधिक, यस, तो जब हमें वैलिडिटी पता करना होता है, वैधता पता करना होता है, तो हम कोई ऐसा क्राइटेरिया ढूंढ रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट हमने जो टेस्ट बनाया है उसमें जो हम मेज़र कर रहे हैं उसको हम कंपेयर कर सकें। तो अभी हमको चोरी, अगर हमको मान लो किसी का बनाया हुआ चोरी करने की प्रवृत्ति मेज़र करने वाला स्केल मिल जाता, तब तो हम ये सोचते कि अगर उस स्केल के साथ में हमारे स्केल का सहसंबंध धनात्मक और उच्च आया है, इसका मतलब हम सही नाप रहे हैं। लेकिन चोरी करने वाला स्केल हमें मिला नहीं, हमें ईमानदारी मेज़र करने वाला स्केल मिल गया, तब भी हमारा काम चल जाएगा, हम उसमें कोरिलेशन मेज़र कर लेंगे। शर्त ये होगी कि इन दोनों वेरिएबल्स का चूँकि संबंध ऐसा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अब यहाँ पे वैधता गुणांक उच्च कब होगा? जब वो कैसा आए, धनात्मक आए कि ऋणात्मक आए? ऋणात्मक। ये चीज़ समझ में आती है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो कोरिलेशन निकालने के मेथड्स हैं जो हमें पता चले, उनको हम लोग ने बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया टेस्ट को डेवलप करने में। और टेस्ट में भी पर्टिकुलरली जो एक टेस्ट की सबसे आउटस्टैंडिंग क्वालिटी होती है कि वो वैलिड है कि नहीं और रिलायबल है कि नहीं, तो वो हमने कोरिलेशन के ही आधार पर, कोरिलेशन से ही मेज़र करके पता कर लिया। इसीलिए आप लोग याद करो, जब आप लोग फाइल में प्रैक्टिकल्स लिखते हैं तो हम लोग कोई भी टेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं उसका वैधता और विश्वसनीयता ज़रूर लिखते हैं। और वो जो नंबर आता है उसको आप अपनी फ़ाइल खोल के कभी देखिएगा, वो नंबर कभी 1 से ऊपर नहीं दिखता है, वो नंबर हमेशा ऐसे आएगा 0.78, 0.80, 0.82, कभी भी वो नंबर 1 नहीं होता है। हाँ, 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिस भी क्राइटेरिया को आपने लिया है उसके साथ में उसका परफेक्ट कोरिलेशन, हाँ, उसके साथ में उसका परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक, लेकिन उच्च होता है। तो चूंकि वो 0.50 से अधिक है और सार्थक है, अभी सार्थक वाली तो बात ही नहीं आई है, इसको हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अधिक है और सार्थक है, इस वजह से हम ये मानते हैं कि हमारा स्केल जो वैलिड है और रिलायबल है। और फाइल लिखने के संबंध में आपको बताएं, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमारा रिलायबिलिटी वैलिडिटी में हम क्या लिखेंगे। तो भाई आपका जो टेस्ट पे स्कोर होगा वो चूँकि आपने अलग अलग इंडिविजुअल से फिल करवाया है, आपके जो टेस्टी हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसको प्रयोज्य भी बोलते हैं आप, वो अलग अलग लोग हैं, तो प्राप्तांक अलग अलग आएगा। लेकिन वैधता और विश्वसनीयता ये जो आपने स्केल यूज़ किया है उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो जितने लोग उस स्केल को यूज़ करेंगे उसका वैधता और विश्वसनीयता गुणांक तो जिसने स्केल डेवलप किया है उसने बता के रखा हुआ है, तो सबके लिए वो वही होगा। ठीक, ओके, चलिए अब ऐसा करते हैं, हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं।